जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका प्रश्न है, क्या सरकारी नौकरी लग सकती है? लगेगी तो कब लगेगी और किस क्षेत्र में? दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारी सोच का अंतर है कि सरकारी नौकरी ही लगे। देखिए, इसको आप अदर में मत लेना। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। मेरी पहली जॉब सरकारी नौकरी थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ के मैं प्राइवेट में गया और आज आई एम वेल सेटल्ड। द रीज़न इज़, ये सोच का अंतर है। दिक्कत कहाँ है? हमें अपने काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे भाग्य में होगा, जो हमारे कर्म क्षेत्र में होगा, वही मिलना है। दूसरी चीज़, सरकारी नौकरी कोई पत्थर की लकीर नहीं। सरकारी नौकरी में आप कितना कमाओगे? 20,000, 40,000, 50,000, लाख, उससे ज़्यादा क्या कमाओगे? लेकिन स्काई इज़ द लिमिट। सपने बड़े देखना सीखो। मैं एक चीज़ देखता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि गुजरात में लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन क्यों है? क्योंकि उनकी सोच में डिफरेंस है। वो फाइनेंस ओरिएंटेड होते हैं, वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, व्यापार ओरिएंटेड होते हैं। अल्टीमेटली एम इज़ अ बेटर लाइफ, और उसके लिए जो भी क्या है, कर्म और ज्ञान। खैर, ये अलग परिप्रेक्ष्य हुआ। अब इन जातिका के प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है, अब इनकी कुंडली मकर लग्न की है। मकर लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 10 नंबर लिखा हुआ है, और नीचे टेबल देखिए 10 नंबर मतलब मकर लग्न जिसके स्वामी शनिदेव है, मतलब लग्नेश कौन हुए? शनि। ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि क्या है कि जब व्यक्ति कोई नया होता है तो उसे कुंडली देखना समझ नहीं आता है। तो अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कुंडली देखना सीखे प्लेलिस्ट देखिए, उससे आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। अब मकर लग्न की कुंडली के स्वामी लग्नेश कौन हुए? शनिदेव। शनिदेव बैठे कहाँ हैं? विद्या स्थान पे, पंचम भाव में, इष्ट भाव में। वाह, क्या कहने हैं। तो उनका वहाँ बैठना बहुत ही योग कारक होना चाहिए। और साथ में कौन है? बृहस्पति, जो कि शुभ ग्रह है। इसमें कोई शक और संशय नहीं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है इस कुंडली में। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है। ठीक है, तो अब लग्नेश के पास दूसरा भाव और एक भाव है, धन का भाव भी है। तो धन का भाव और तन का भाव, लग्न का भाव, वो शनि है और बैठे हैं विद्या स्थान में, इष्ट भाव में। वो ये दिखाते हैं कि अगर आप ज्ञान पे ध्यान देंगे, अगर आप एक्चुअल नॉलेज पे ध्यान देंगे, आध्यात्मिक नॉलेज, क्योंकि वो इष्ट का स्थान भी है, प्लस भौतिक नॉलेज, तो आपको धन भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। इस बात को ध्यान देना है। दूसरी चीज़, तृतीय भाव, जिस 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, पराक्रम भाव, जिसके मालिक गुरुदेव है। नीचे देखिए 12 नंबर के मालिक गुरु है, और गुरु के पास एक और संख्या आती है, वो है 9 नंबर, धनु राशि। यहाँ पे द्वादश भाव हो जाता है, वो व्यय का भाव। अब बृहस्पति बैठे कहाँ हैं? वो लग्नेश के साथ बैठे हैं। मतलब पराक्रम के मालिक अगर लग्नेश के साथ बैठ जाए, जो धन के कारक भी, वो ये दिखाता है कि वो आपको क्षमता देगा पराक्रम करने की, मेहनत करने की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेहनत करने की पूरी ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ठीक है। इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आता है, वो है चौथे भाव में। चौथा भाव जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, उसके स्वामी मंगल है, और मंगल के पास और एक भाव है जो है एकादश भाव, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। नीचे टेबल देखिए, 1 नंबर मेष राशि स्वामी मंगल और 8 नंबर वृश्चिक राशि स्वामी मंगल। तो 1 नंबर मतलब सुख के भाव और लाभ के भाव दोनों के मालिक मंगल है, और मंगल बैठे कहाँ हैं? छठे भाव में। तो इनका छठे भाव में बैठना योग कारक नहीं माना जाता है। वो बैठे तो ठीक, लेकिन वो अस्त हो गए। राइट साइड में देखिए, मंगल की डिग्री 5 है और सूर्य की डिग्री 0। जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य और मंगल के बीच में केवल 5 डिग्री का अंतर है। तो 5 डिग्री के अंतर के कारण मंगल अस्त हो गया, मतलब सूर्य के तेज से मंगल अस्त हो गया। साथ में शुक्र भी अस्त है, खैर उसकी हम बात करेंगे। लेकिन वो बैठे भी छठे भाव में। अब कई लोग यहाँ पे तर्क देंगे कि अगर मंगल अस्त है तो अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में बैठा है।
लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि मंगल यहाँ पे सुख का कारक है प्लस लाभ का कारक है। ठीक है, लग्नेश तो धन का उपाय कर रहे हैं, ठीक है, पराक्रमेश भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लाभ होगा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? प्रॉफिट कौन डिसाइड करेगा? मंगल। और सुख का कारक कौन बनेगा? मंगल। हाँ, एक चीज़ जो है, अगर मंगल को बल मिलता है तो थोड़ा सा कुछ शारीरिक कष्ट आ सकता है, लेकिन ठीक है, हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आपको मंगल का उपाय करना ही पड़ेगा, ताकि आपका लाभ बढ़े और आपके जीवन में सुख आए। ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है आपकी कुंडली में। दूसरी चीज़ वो ये है कि जब मैं पंचम भाव की बात करता हूँ, लग्नेश शनि पराक्रमेश गुरु के साथ पंचम भाव में बैठे हुए, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, जो कि विद्या संतान का भाव है। लेकिन आप नीचे टेबल देखिए, 2 नंबर के मालिक कौन है? वृषभ राशि मालिक कौन है? शुक्र देवता। और शुक्र देवता और एक घर के मालिक है 7 नंबर तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र है। अब शुक्र यहाँ पे पंचमेश भी है और दशमेश भी है, मतलब 2 नंबर 7 नंबर, लेकिन शुक्र बैठे कहाँ हैं? वो भी छठे भाव में बैठ गए। ये कुंडली में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। और शुक्र भी यहाँ पे हो गए अस्त। देखिए शुक्र की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। सूर्य की जीवमात्र 1 डिग्री का अंतर है। तो सूर्य ने अपने प्रकाश के प्रभाव से मंगल और शुक्र दोनों को कर दिया अस्त। जब मंगल और शुक्र अस्त हो गए तो आपको इसका परिणाम 4 जगह पड़ा। कहाँ कहाँ पे? जिनका देखो, मंगल के पास 2 घर है, 1 नंबर 8 नंबर, और शुक्र के पास 2 घर है, 2 नंबर 7 नंबर। तो 1 2 7 8। अब 1 नंबर संख्या कहाँ लिखी हुई है? माता गाड़ी मकान, सुख का कारक है, उधर प्रॉब्लम हुई। 2 नंबर संख्या कहाँ लिखी हुई है? विद्या संतान, वहाँ प्रॉब्लम हुई। 7 नंबर संख्या कहाँ लिखी हुई है? कर्म भाव, वहाँ प्रॉब्लम हुई। और 8 नंबर संख्या कहाँ लिखी हुई? लाभ भाव, वहाँ प्रॉब्लम हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको मंगल और शुक्र का उपाय करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए उपयोगी होगा। सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पे शुक्र का एक बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जो जड़ है वो शुक्र है। आपने पूछा क्या सरकारी नौकरी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। सरकारी नौकरी नहीं, कोई भी नौकरी। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग करके आप समय व्यतीत ना कीजिए। कई लोग, हमारे उत्तर भारत में प्रॉब्लम यह है कि लोग समय वेस्ट करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने कभी तैयारी में समय नहीं लगाया। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में ही। जब मैं 11th-12th पढ़ रहा था, उसी के साथ मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए। मैंने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया, मैंने CDS क्लियर किया, NDA खड़कवासला क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस क्लियर किए, और मैंने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी को क्यों समय देना यार? सिलेबस वही है, सब कंटेंट वही है। 11th-12th के साथ मैं उसको भी देख रहा था कि क्या आता है क्या नहीं आता है। दुनिया भर के मैंने एंट्रेंस दिए। एग्ज़ाम मैंने ख़त्म किया है मार्च अप्रैल में, और उसके तुरंत बाद कई एग्ज़ाम्स दे दिए विद इन अ मंथ ऑलमोस्ट, और सभी क्लियर हो गए। उसके बाद जब तक 12th का रिज़ल्ट आया तब तक मेरे ये एंट्रेंस क्लियर हो चुके थे। तुरंत एडमिशन लेना था, मैंने इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, क्यों समय व्यतीत करना? यहाँ में रिज़ल्ट आया है और उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज़, 1 हफ्ता भी नहीं, इंजीनियरिंग का एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू। और यही नहीं, इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ही कैंपस, उसके साथ साथ और जो भी आगे पढ़ना है तैयारी, वो भी साथ साथ में कर लिया। यकीन मानिए कि 2-4 दिन से ज़्यादा मैं कभी बैठा नहीं हूँ। और ये कल्चर है, यही होना चाहिए। लेकिन हमारे उत्तर भारत में प्रॉब्लम कहाँ होती है ख़ास करके, कि लोग तैयारी में वेस्ट करते हैं समय। 12th हो गया, फिर 1 साल तैयारी करो, नहीं क्लियर हुआ फिर अगले साल तैयारी करो। अरे क्यों भाई, ऐसी तैयारी क्या करना, साथ में कर लो ना। उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई या आपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया, फिर तैयारी करो। क्यों तैयारी चाहिए आपको? आपको जो कुछ मिल सकता है अपनी काबिलियत के बल पे ढूंढो और काम पे लग जाओ। कर्म करते हुए जो करना है करो, तब सफलता मिलती है। क्योंकि एक्चुअल अनुभव जो है वो कर्म के साथ मिलता है। जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी पद पे काम करते हैं तो वो एक्चुअल अनुभव होता है। आपने कोई चीज़ सीखी, आपने सपोज अकाउंट का काम सीखा, लेकिन वो अकाउंट का काम करते कैसे हो, लाइव एक्सपीरियंस जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तब मिलता है।
और उसके बाद अगर उसके साथ आप किसी एंट्रेंस का फॉर्म भर के क्लियर करने जाते हो तो आसानी से क्लियर हो जाता है। और जब आप तैयारी करते हो तो नहीं हो पाता है, केंद्रीय चीज़ों में नहीं हो पाता, आप कोई भले मानो या ना मानो। तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुंडली के उपाय तो आप कीजिए, लेकिन जो मिलता है वो कीजिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि स्पेशली किसी चीज़ को करने के लिए आप 2-2, 4-4 साल के बाद तैयारी करते रह जाओ। अगर है दम तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ही काफ़ी है। अपने काम, अपने पढ़ाई के साथ साथ क्या दिक्कत है, तो आप फोकस हो जाओ। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस, अर्थात जो लेंस होता है, अगर आप उसको रख दे, एक पेपर जल जाता है, क्योंकि पूरी सूर्य की रोशनी ऊर्जा को केंद्रित करती है। और वही आप पेपर को धूप में सालों साल रखो, कुछ नहीं होता है। ऐसा क्या है उस खासियत उसमें? दैट इज़ नथिंग। वह केवल उस पर जो रोशनी पड़ रही है सूर्य की, उसको केंद्रित करके एक पॉइंट पे लेके जाता है, इसलिए पेपर जलता है। बहुत सिंपल, एज सिंपल। तो अपने जीवन में बदलाव आपको लाना होगा। खैर, अब आपकी कुंडली पे फिर आते हैं। तो मंगल और शुक्र अस्त है और मात्र 1 और 5 डिग्री का अंतर है सूर्य से। तो इनका उपाय करना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मैं उपाय क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले कुंडली की विवेचना कर लेते हैं। अब आपकी कुंडली का छठा भाव, जिसके स्वामी बुध है, और भाग्य भाव। तो छठा भाव और भाग्य भाव अर्थात नवा भाव, 3 नंबर 6 नंबर दोनों के स्वामी बुध है। ठीक है, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध बैठे कहाँ? तीसरे भाव में बैठे हैं, अर्थात बुध बैठे स्व राशि में। बुध का खुद की राशि में बैठना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बुध छठे भाव में बैठ गए। हालांकि सूर्य के साथ वह एक आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि आदित्य योग का परिणाम छठे भाव में उस हद तक नहीं मिल पाता है, ये अक्सर माना जाता है। ठीक है, खैर, दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो बुध की आपकी महादशा भी चल रही है, जो चलेगी मई 2033 तक। अब बुध के साथ शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। वैसे देखा जाए तो जुलाई 2022 तक शुक्र की अंतर्दशा है। अगर आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया, तो इससे बेहतर उपाय और समय संभव नहीं हो सकता है। मतलब अच्छे नौकरी, अच्छे सक्सेस की बात करें, क्योंकि भाग्य का मालिक बुध है और कर्म का मालिक, देखिए 6 नंबर भाग्य है और 7 नंबर यहाँ पे कर्म है, अर्थात नौकरी या व्यापार। नीचे देखिए 6 नंबर कौन है? बुध। 7 नंबर कौन है? शुक्र। अब महादशा देखिए किसकी चल रही है? बुध की। अंतर्दशा किसकी चल रही है? शुक्र की। तो बुध और शुक्र भाग्य और कर्म के मालिक है। इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है अगर आप प्रयत्न करें तो, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा। ठीक है, और जो मिले उसको बेटर आप चुन लीजिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो सप्तम भाव, जिसके मालिक कौन है? 4 नंबर, जिसके मालिक चंद्र है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है, चंद्र नीच के होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। वो ये दिखाता है कहीं ना कहीं, देखिए इसको आप अन्यथा मत लेना, क्योंकि सप्तमेश अगर नीच का होकर बैठा है और साथ में उसमें राहु बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विचलित करेगा। विचलित का मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की 30वीं दृष्टि। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े दाम्पत्य जीवन में। ठीक है, तो इसलिए इसका संभवतः अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैं नौकरी एंगल से देखा हूँ। मैं इसका भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, भविष्य में जब भी आप मतलब आपका विवाह हो चुका है या विवाह होने वाला है, जो भी हो, तो इस एंगल पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा कि दाम्पत्य जीवन में कोई खलल ना हो। क्योंकि राहु क्या करेगा? मन भटकाता है। जैसे सडन गुस्सा दिला देगा, सडन वो मतभेद पैदा कर देगा, मन में सडनली नकारात्मक विचार आने लगेंगे। तो इससे फैमिली लाइफ में दिक्कतें बन सकती है। तो इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके बाद है अष्टमेश कौन? यहाँ पे सूर्य। सूर्य छठे भाव में बैठे हुए। खैर, ये अष्टमेश और छठा भाव तो ठीक माना नहीं जाता है। भाग्य भाव मैंने आपको बता दिया, बुध। दसम भाव मैंने बता दिया, एकादश भाव भी बता दिया, द्वादश भाव भी बता दिया। अब उपाय की बात करते हैं।
नौकरी के लिए सबसे पहले काम आपको करना है, जो ग्रह अस्त है मंगल और शुक्र, इनका उपाय करें, इनका मंत्र जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः, शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ठीक है, मंत्रों के बारे में मैंने पहले भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, क्योंकि बुद्ध की महादशा चल रही है। और मैंने चंद्र कहा हुआ है क्योंकि चंद्र आपका नीच का होकर बैठा है, जो दाम्पत्य जीवन का कारक है। चंद्र के मंत्र का जाप ओम सोम सोमाय नमः ये करते रहना है आपको। चारों मंत्र सुबह सुबह दो एक एक माला करनी है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से यकीन मानिए 2-2 मिनट लगेंगे एक एक को, तो 8 से 10 मिनट का आप समय रोज़ निकाल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्ध की महादशा चल रही है, बुद्ध भाग्य के कारक है। अब बुद्ध बैठे छठे भाव में, इसलिए आप बुधवार का उपवास रखिए, ये आपके लिए योग कारक होगा। गणेश जी की पूजा कीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्र की। चंद्र का क्या किया जा सकता है? देखिए, आपकी कुंडली में जो चंद्र है वो दाम्पत्य जीवन का कारक है, वह सप्तम भाव का कारक है। इसलिए आप चंद्र के मंत्र का जाप तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप पूर्णिमा का उपवास रखिए। हर पूर्णिमा को आप चंद्र का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः पे रुद्राभिषेक कीजिए दूध से, और ये आपको करते रहना पड़ेगा। अगर आप हर सोमवार का ये नियम से पालन करती है तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अभी क्योंकि बुद्ध की महादशा, इससे मैंने आपको बुद्ध का उपवास बताया है, लेकिन आगे विवाह के पश्चात अगर आप सोमवार का उपवास रखती है, ये लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम। शिव जी की पूजा करें। जी हाँ, बुद्ध, अगर आप नॉनवेज नहीं खाती है, पूर्ण शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रुद्राक्ष धारण करें, दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र के लिए होता है, इसे धारण करें। इससे आपको सहयोग मिलेगा, आपके नौकरी में भी, आपके कर्म में भी। आपकी कुंडली अच्छी थी, बट दिक्कत कहाँ बन गई कि वो 2 ग्रह जो अस्त हो गए और चंद्र का नीच हो जाना। और अभी भी अगर आप उपाय करती है तो यकीन मानिए कि स्काई इज़ द लिमिट, आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि बृहस्पति विद्या स्थान में बैठा है, वो वहाँ से आपको सहयोग देगा और लाभ भाव पे उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जो पृष्ठभूमि मंगल की बनती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अब मैंने यहाँ पे आपको रत्न लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप रत्न धारण कर सकती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मूंगा या ओपल, देखिए दोनों एक साथ नहीं धारण करना, इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कोई भी एक। मूंगा मंगल के लिए है और ओपल जो है, देखिए हीरा महंगा आता है तो इस समय हीरा सजेस्ट नहीं करूँगा, ओपल जो है वो शुक्र के लिए है। आप दोनों में से कोई एक रत्न धारण करेंगे तो उससे एक का प्रभाव मजबूत होगा। मंगल यहाँ पे लाभ का कारक है, सुख का कारक है, जबकि शुक्र यहाँ पे कर्म का कारक है। अगर नौकरी आपकी मेन प्रायोरिटी है तो आप ओपल धारण करें। ठीक है, मुझे लगता है आपको ओपल धारण करना चाहिए। बाकी मंत्र जाप आप करते रहेंगे, विशेष तौर पे मंगल शुक्र चंद्र बुध, ये चारों का मंत्र आप डेली सुबह करना है स्नान करने के पश्चात, आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। चंद्र कमज़ोर है, चंद्र का आप दान भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चंद्र के दान में आप सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, सफ़ेद साड़ी हो गई, सफ़ेद चीज़ें आप किसी भी बुजुर्ग महिला को आप सोमवार के दिन दान करें, ये बेहतर रहेगा। और शिव मंदिर पे अगर आप हर सोमवार दूध जल में दूध डाल करके अगर आप उसे छोड़ती है, इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। गाय का दूध हो तो अति उत्तम रहेगा। तो ये आप उपाय कीजिए, आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। आपको जो भी कर्म मिलता है, जो भी नौकरी मिलती है, आप उसे लीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है, आपके कुछ और अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डालिएगा। हमारी तरफ से आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा होगी, आप आपके बगल में कोई मंदिर होगा, सिद्ध मंदिर होगा, अच्छा मंदिर होगा, वहाँ पे जा कर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। शिव मंदिर होगा तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आप शिव मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, वहाँ पे आप 5 अगरबत्ती
जला दीजिएगा अपने नाम से, खुद के नाम से। उसके पश्चात आप गरीबों को भोजन कराइए। ठंडी आ रही है, आपके कोई पुराने कपड़े होंगे, कुछ गरीबों को आप दान दीजिए, असहाय व्यक्तियों को। इससे आपको सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो अभी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उपाय कर लीजिए, लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। कुंडली आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये छोटे मोटे उपाय आपको करने आवश्यक है। अगर आप डेली मंत्र जाप करते हैं तो इसका असर आप कुछ महीनों के बाद खुद देखेंगे, रिजल्ट क्या आता है। बस निस्वार्थ भाव से शिव के शरण में जाइए और मंत्र जाप आरंभ कर दीजिए। जय माता दी।